सुपर आर्यन एपिसोड 106 से लेकर 110 तक। इंद्रेश की बात सुनकर और राज्य की सेना को देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये योद्धा मुझे हरा पाएंगे? आर्यन की बात सुनकर इंद्रेश गुस्से में बोला, कहीं तुम खुद को सबसे शक्तिशाली तो नहीं समझ रहे हो? अपनी आंखें खोलकर देखो कितने योद्धा तुम्हारे सामने खड़े हैं। आर्यन से इतना बोलकर इंद्रेश ने सैनिकों को आदेश दिया कि वो सब आर्यन को पकड़ ले। इंद्रेश का आदेश मिलते ही सभी सैनिकों ने आर्यन को घेर लिया। सभी के हाथों में तलवार थी, फिर भी आर्यन के चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। ये देखकर लड़ाई देख रहे सभी लोग आश्चर्य में थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई सैनिकों के घिरा हुआ है, फिर भी उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं है। आर्यन के हाथ में अब भी वही तिलस्मी तलवार थी जिसे आर्यन ने आध्यात्मिक तलवार में बदल रखा था। आर्यन ने कसकर तलवार को पकड़ लिया और सैनिकों से बोला, सैनिकों किसका इंतजार कर रहे हो? पकड़ो मुझे, तुम्हारे राजकुमार ने मुझे पकड़ने का आदेश दिया है। ये सब बोलते वक्त आर्यन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसे किसी का डर नहीं था क्योंकि सभी सैनिक उससे कमजोर थे। आर्यन को मुस्कुराते देखकर सैनिकों का भी गुस्सा भड़क गया और वो सब तेजी में आर्यन की तरफ बढ़ चले आर्यन पर हमला करने के लिए। आर्यन के एकदम करीब पहुंचकर सभी सैनिकों ने हमला कर दिया, जिसे देखकर आर्यन ने अपने तलवार को अपने सिर के ऊपर कर लिया। आर्यन के ऐसा करते ही सभी सैनिकों के तलवार आर्यन की तलवार से टकरा गई, जिससे मेटल के टकराने की आवाज चारों तरफ गूंज उठी। सैनिकों के हमले को रोकने के बाद आर्यन ने अपने तलवार से सैनिकों के तलवार में शक्तिशाली दबाव लगाया, जिससे सभी सैनिक आर्यन से दूर जा गिरे। उसके बाद आर्यन ने अपनी तेज रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए सभी सैनिकों पर हमला कर दिया और उन सभी को घायल कर दिया, लेकिन आर्यन ने किसी को मारा नहीं। आर्यन के इस तरह के युद्ध कौशल को देखकर सभी चौंक गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके राज्य में कोई इतना शक्तिशाली योद्धा है। अपने सैनिकों की दुर्दशा देखकर इंद्रेश का गुस्सा भड़क गया और उसने अपनी तलवार निकाल ली और तेजी में आर्यन की तरफ बढ़ गया। इंद्रेश को अपनी ओर आते देखकर आर्यन मुस्कुराया और वो भी तेजी में उसकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही दोनों करीब आए, इंद्रेश ने आर्यन पर हमला कर दिया। इंद्रेश ने अपने तलवार में अपनी ऊर्जा शक्ति को समाहित कर रखा था। इंद्रेश की तलवार जैसे ही आर्यन के आध्यात्मिक तलवार से टकराए, एक विस्फोट हुए और विस्फोट से प्रभाव से इंद्रेश दूर जा गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा था। अपने भाई की हालत देखकर इंद्रेश के भाई बहन चिंतित हो गए थे। आज पहली बार हुआ था कि कोई उनके ही राज्य में उन्हें घायल कर पाया था। इंद्रेश को घायल देखकर उसके सभी भाई बहन दुखी थे, लेकिन भीड़ में कोई था जो बहुत खुश था। वो था हर्षित, जो बाजार की लड़ाई के बारे में सुनकर ये देखने का गया था कि कहीं उसके आर्यन भाई तो नहीं जो इंद्रेश और उसके भाई से लड़ रहे हैं। हर्षित अपने दादा महाराज के साथ आया था। दोनों आर्यन के युद्ध कौशल को देखकर खुश थे। इंद्रेश को घायल करने के बाद आर्यन धीरे धीरे चलकर उसके पास गया और इंद्रेश से बोला, तुम राजकुमार हो, इस राज्य के सेवक हो, मालिक नहीं। अपनी प्रजा का सम्मान करना सीखो, नहीं तो ये प्रजा तुमसे सिर्फ डरेंगी, सम्मान नहीं करेंगे। जिस तरह आज मैंने तुम पर हमला किया, अगर ये तुम्हारा सम्मान कर रहे हो तो तुम्हारे हमला करने से पहले ये अपने हाथों में तलवार उठा लेते अपने राजकुमार की रक्षा करने के लिए। आर्यन की ऐसी बात सुनकर वहां खड़ी कौशाम्बी की प्रजा आर्यन के स्वभाव की प्रशंसा करने लगी। आर्यन के दादा महाराज भी आर्यन की ऐसी बात सुनकर खुश थे। लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। आर्यन ने तिलस्मी तलवार से अपने आध्यात्मिक तलवार की शक्ति को निकाल लिया। आर्यन ने जैसे ही किया, वो तलवार टुकड़ों में बिखर गई, जिसे देखकर आर्यन मुस्कुराया और वहां से निकल गया। आर्यन को जाते देखकर इंद्रेश चिल्लाते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, लड़के एक दिन मैं तुम्हारी जान लेकर रहूंगा, ये वादा रहा। इंद्रेश की बात सुनकर आर्यन उसकी तरफ मुड़कर बोला, मैं इंतजार करूंगा उस दिन का। इतना बोलकर आर्यन तेजी में वहां से चला गया। किसी ने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। आर्यन को जाते देखकर उसके दादा महाराज और उसका भाई भी वहां से निकल गए। कुछ दूर जाने के बाद एक सुनसान जगह जहां पर कोई नहीं था, आर्यन के कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आर्यन रुको। इस जानी पहचानी आवाज को सुनकर आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे दिखा कि उसके दादा महाराज और उसका भाई हर्षित था। दोनों को देखकर आर्यन चौंकते हुए बोला, दादा महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आर्यन की बात सुनकर दादा महाराज बोले, हमें सूचना मिली कि बाजार में इंद्रेश और उसके भाइयों से किसी अनजान लड़के ने लड़ाई छेड़ दी। हमें शक हुआ कि वो अनजान लड़का कहीं तुम तो नहीं, और देखा हमारा शक सही निकला, तुमने ही उन सबसे लड़ाई की है। अपने दादा महाराज की बात सुनकर आर्यन कुछ बोलता उससे पहले हर्षित बोल पड़ा, भाई ये लड़ाई देखने में मजा आ गया, आपने क्या सबक सिखाया है उन सबको? अपने भाई को खुश देखकर आर्यन ने कहा, तुम खुश तो हो ना? आर्यन हर्षित से बात कर ही रहा था, तभी दादा महाराज बोले, अच्छा ठीक है, पहले महल चलो फिर बात करते हैं, नहीं तो कोई आ जाएगा। दादा महाराज की बात सुनकर आर्यन ने अपने आयामी द्वार खोलकर आयामी अंगूठी दादा महाराज को देकर अंदर चला गया। आर्यन के अंदर जाते ही दादा महाराज हर्षित के साथ महल की तरफ चल पड़े। इस बात से अनजान की किसी ने उन्हें देख लिया है।
राजमहल पहुंचने के बाद दादा महाराज सीधे आर्यन की मां के कमरे में चले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने आर्यन को बुला लिया। आर्यन के आने के कुछ देर बाद ही उसके पिता उस कमरे में आ गए। उन्होंने आते ही आर्यन से पूछा, आर्यन तुम ठीक हो? उनकी बातों में चिंता साफ झलक रहा था। अपने पिता को चिंतित देखकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, पिताजी मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? आर्यन ने इतना बोला ही था कि हर्षित खुशी के साथ बोल पड़ा, पिताजी भाई तो बहुत शक्तिशाली है। इन्होंने इंद्रेश को अपने एक ही हमले से दूर फेंक दिया और उसे घायल कर दिया। आर्यन जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब हमने तुम्हारे हाथ पर एक निशान देखा था। उसके बारे में हमने पता लगाया लेकिन पता नहीं चला, क्योंकि वो तात्विक निशान की तरह नहीं था। क्योंकि जब तक कोई योद्धा अपने तात्विक शक्ति को जागृत नहीं करता उसके शरीर पर तात्विक निशान नहीं आता है। महाराज हर्ष ने कहा। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने निशान के पास हाथ सहलाया, जिससे जो निशान अब तक किसी को नहीं दिख रहे थे वो सभी को दिखने लगे। ऐसा करने के बाद आर्यन बोला, पिताजी ये निशान भी तात्विक निशान ही है, लेकिन सबसे अलग और शक्तिशाली। आर्यन की बात सुनकर उसके पिता महाराज हर्ष आर्यन को निशान को देखते हुए बोला, आर्यन जब तुम्हारा जन्म हुआ था उस वक्त इस निशान में कोई रंग नहीं था, लेकिन अब 5 रंग आ गए हैं। इसका क्या मतलब है? ये कौन से तत्व की शक्ति का निशान है? अपने पिता की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, पिताजी ये सब तात्विक शक्ति निशान है। ये निशान जिस भी योद्धा के शरीर पर होता है उसे 7 तत्वों की शक्ति मिलती है। ये निशान हजारों सालों में एक बार दिखता है। आर्यन की बात सुनकर उसके पिता, दादा महाराज और भाई खुशी के साथ आर्यन के निशान को देखने लगे। निशान देखते हुए हर्षित बोला, भाई तो क्या आपको 7 तत्वों की शक्ति मिल गई है? नहीं, अभी नहीं, अभी मुझे सिर्फ 5 तत्वों की शक्ति मिली है। अग्नि, पृथ्वी, जल, तलवार और विष, और अब बचे हैं हवा और आकाश। ये दोनों मिल जाए उसके बाद मेरी शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि कोई मेरा सामना नहीं कर पाएगा, आर्यन ने कहा। आर्यन की बातों को सुनकर तीनों बहुत खुश थे। उनकी खुशी को देखते हुए आर्यन ने कहा, अब बहुत हो गई बातें, मैं माँ के इलाज के लिए गोली बनाने जा रहा हूँ अपने आयामी दुनिया में। क्या माँ अब भी पानी में ही है? आर्यन की बात सुनकर उसके पिता बोले, हाँ, तुम्हारे जाने के बाद ही उसे औषधि वाले जल में लिटा दिया था। अब क्या करना है? ठीक है, अब आप उन्हें निकलकर बेड पर लेटा दीजिए, तब तक मैं अपने आयामी दुनिया में जाकर गोली बनाता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने आयामी द्वार खोला और अंदर जाने लगा। तभी हर्षित ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोला, भाई क्या मैं भी आपके साथ चलूं? अपने भाई की बात सुनकर आर्यन बोला, ठीक है चलो। आर्यन को सहमत होते देखकर हर्षित खुश हो गया और उसके साथ अंदर चला गया और द्वार बंद कर लिया। आर्यन के जाते ही महाराज हर्ष ने कुछ नौकरानी को बुलाया और उन्हें आर्यन की मां को पानी से बाहर निकालने को कहा। आयामी दुनिया में जाने के बाद आर्यन ने हर्षित और ब्लैकी का परिचय कराया। ब्लैकी को देखकर हर्षित खुश हो गई और उसके साथ हवेली घूमने निकल गया और आर्यन गोली बनाने के काम पर लग गया। वहीं दूसरी ओर महल के एक हिस्से में शोर सुनाई दे रहा था। ये हिस्सा वो हिस्सा था जिसमें आर्यन के चाचा हरेंद्र और उनके परिवार के लोग रहते थे। लेकिन इस वक्त वहां आर्यन के दूसरे चाचा हरि भी आए हुए थे। वो सभी बहुत गुस्से में लग रहे थे। हरेंद्र एक बड़े से कुर्सी पर बैठे थे, जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो। उनके बगल में उनका भाई हरि बैठा हुआ था और उनके आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे। उन लोगों को देखते हुए हरेंद्र बोले, क्या कुछ पता चला उस लड़के के बारे में जिसने हमारे बच्चों की ये हालत कर दी है? हरेंद्र की बात सुनकर एक आदमी बोला, नहीं महाराज, हमें नहीं मालूम चला है। बस इतना मालूम हुआ है कि वो प्रतियोगिता में भाग लेने राज्य के किसी हिस्से से आया है। तभी दूसरा आदमी बोला, महाराज ऐसा लगता है उस लड़के ने जानबूझकर हमारे युवराज पर हमला किया है ताकि उनका मनोबल तोड़कर प्रतियोगिता जीत सके। सभी लोग आर्यन के चाचा हरेंद्र को महाराज कहकर बुला रहे थे। ऐसा लग रहा था उन सब के लिए हरेंद्र ही महाराज थे और इंद्रेश उनके युवराज। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि वो लोग जिस योद्धा की तलाश कर रहे हैं वो उन सब का वास्तविक युवराज है। वो सभी आर्यन के तलाश की योजना बना ही रहे थे। तभी वहां एक आदमी आया। ये आदमी वही था जिसने आर्यन को दादा महाराज के साथ देखा था। वो हरेंद्र का गुप्तचर था जो आर्यन के दादा महाराज पर नजर रखता था। उसके आते ही हरेंद्र बोला, गुप्तचर क्या सूचना लाए हो पुराने महाराज के बारे में? हरेंद्र की बात सुनकर उस गुप्तचर ने हरेंद्र के सामने सिर झुकाया और बोला, महाराज, युवराज पर जिस लड़के ने हमला किया था हमने उसे पुराने महाराज के साथ देखा है। गुप्तचर ने इतना बोला ही था कि हरेंद्र चीख पड़ा और बोला, क्या वो लड़का पुराने महाराज के साथ आखिर कौन है? वो लड़का कुछ पता चला? ज्यादा कुछ नहीं महाराज, ऐसा लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। कुछ देर बात करने के बाद उस लड़के के सामने एक चमत्कारी द्वार खुला और वो उसके अंदर चला गया। लेकिन महाराज जाने से पहले उसने पुराने महाराज को कुछ दिव्या था, गुप्तचर ने कहा। गुप्तचर की बात सुनकर वहां बैठे सभी लोग सोच में पड़ गए। तभी एक आदमी बोला, कहीं उस लड़के के पास आयामी दुनिया तो नहीं है? एपिसोड 107
अपने एक आदमी से आयामी दुनिया के बारे में सुनकर हरेंद्र ने कहा, पर कैसे हो सकता है उस लड़के के पास, क्योंकि ऐसी आयामी दुनिया तो हम राज परिवार के लोगों के पास भी नहीं है। मुझे तो शक है कि आयामी दुनिया जम्बू साम्राज्य के सम्राट के पास भी नहीं होगा, तो फिर उस लड़के के पास कैसे, आखिर कौन है वो लड़का। हरेंद्र की बात सुनकर उसके सभी आदमी सोच में पड़ गए। उन्हें थोड़ा डर भी लगने लगा था कि कहीं वो लड़का किसी शक्तिशाली परिवार से तो नहीं है। वहां बैठे सभी लोगों के दिमाग में ऐसे ही सवाल चल रहे थे। एक तरफ आर्यन की वजह से हरेंद्र और उसके आदमी परेशान थे, वहीं दूसरी तरफ आर्यन ने अपनी मां के लिए गोली बना ली थी। ये वो गोली थी जिससे आर्यन अपनी मां के अंदरूनी अंगों को ठीक कर सकता है, जिस पर विष का प्रभाव था। गोली बनाने के बाद आर्यन अपनी मां के कमरे में लौट आया, जहां उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे। वहां पहुंचते ही आर्यन ने देखा कि उसकी मां के शरीर का नीलापन 50% कम हो चुका है। आर्यन को आया देखकर महाराज हर्ष बोले, आर्यन, आज पहली बार मैंने तुम्हारी मां को पहले से बेहतर स्थिति में देखा है। सचमुच तुम बाकियों से बेहतर ही रहो। अपने पिता से तारीफ सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, अब आप सब बाहर जाइए और मुझे मां का इलाज करने दीजिए। जब तक मैं खुद दरवाजा नहीं खोलूं आप सब अंदर नहीं आएंगे। वैसे भी इसे बहुत समय लगने वाला है, तो अगर कोई काम आपके पास है तो कर लीजिए। आर्यन की बात सुनकर आर्यन के पिता सहमत हुए और हर्षित के साथ सभी नौकरों को लेकर रूम से निकल गए और रूम को बंद कर दिया। महाराज हर्ष के जाने के बाद आर्यन अपनी मां के बेड के एक तरफ बैठ गया और अपनी स्टोरेज से 2 शीशी निकाल ली। आर्यन ने उस 2 शीशी में से एक शीशी से एक गोली निकाल ली और खुद खा लिया। आर्यन ने यह सब इसलिए किया था ताकि इलाज करते वक्त विष का असर उस पर नहीं हो। वैसे आर्यन के पास विष की शक्ति थी, लेकिन वो तो उसकी मां के पास भी थी, लेकिन इस विष ने उनका भी बुरा हाल कर दिया। इसलिए आर्यन ने किसी दुर्घटना के लिए वो गोली खा ली थी। गोली खाने के बाद आर्यन उसी बेड पर ध्यान की अवस्था में बैठ गया। आर्यन जैसे ही ध्यान में बैठा उसके शरीर से सप्तरंगी प्रकाश निकलकर पूरे रूम में फैल गया। रूम में तेज प्रकाश को देखकर बाहर खड़े सैनिक में आश्चर्य में पड़ गए। आर्यन के पिता को कुछ काम आ गया था, इसलिए वो वहां से चले गए थे, लेकिन जाने से पहले उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया था कि कुछ भी हो जाए इस रूम का दरवाजा नहीं खुलेगा। सप्तरंगी प्रकाश को रूम से निकलते देखकर बाहर खड़े सभी सैनिक तरह तरह की बात करने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वही रूम में सप्तरंगी प्रकाश आर्यन की मां के शरीर में समाहित होने लगी थी। प्रकाश को 7 रंग कुंडलिनी शक्ति के स्थान पर केंद्रित थी। कुछ समय के बाद सप्तरंगी प्रकाश के को रास्ता बनाकर एक नीला प्रकाश आर्यन के शरीर में समाहित होने लगा था, जिससे आर्यन का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा था। ऐसा लग रहा था कि रयन अपनी मां के अंदर का विष खुद में समाहित कर रहा है, जिसके कारण आर्यन का शरीर नीला हो रहा था। लेकिन आर्यन ने अपने परिष्कृत शक्ति को पहले ही एक्टिवेट कर दिया था, जिसके कारण जो भी विष आर्यन के शरीर में समाहित हो रही थी वो परिष्कृति होकर आर्यन की शक्ति में बदल रही थी, लेकिन इसकी रफ्तार थोड़ी धीमी थी। इसी कारण आर्यन का शरीर नीला पड़ रहा था। लगभग 5 घंटे बाद आर्यन की मां के शरीर का नीलापन जो बाहरी विष के कारण था वो खत्म हो चुका था। उनकी जगह आर्यन का शरीर नीला पड़ गया था। धीरे धीरे सप्तरंगी प्रकाश आर्यन के शरीर में वापस जाने लगा, लेकिन आर्यन अब भी ध्यान में ही था। आर्यन ने ध्यान में ही अपने एक क्लोन को बाहर निकाला और उसे अपनी मां को गोली खिलाने के आदेश मिला। वो आर्यन का क्लोन था, इसलिए जो भी आर्यन के दिमाग में चल रहा था उसे मालूम था। इसलिए उसने सही शीशी चुनी और उसमें से 2 गोली निकालकर आर्यन की मां के मुंह में रख दिया और उसे अपनी ऊर्जा से उस गोली को गले से नीचे उतार दिया। उसके ऐसा करते ही गोली सीधे पेट में पहुंच गई और अपने काम पर लग गया। आर्यन 2 घंटे और ध्यान में रहा, उसके बाद उसका शरीर नॉर्मल हो गया। इस नए विष के कारण आर्यन की विष शक्ति 5वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। ध्यान से उठने के बाद आर्यन ने अपनी मां की जांच की। आर्यन का क्लोन अभी भी वही था, इसलिए आर्यन ने जल्दी से उसे अपने सोल वर्ल्ड में भेज दिया। उसके बाद फिर से जांच करने लगा। कुछ देर जांच करने के बाद जब आर्यन ने तसल्ली कर ली कि सब ठीक है, उसके बाद आर्यन दरवाजे के पास गया और उसे खोलकर देखा तो वहां 2 सैनिक खड़े थे। आर्यन को कमरा खोलते देखकर दोनों सैनिक ने आर्यन के सामने सिर झुकाया। आर्यन ने उन दोनों से कहा, जाओ महाराज से कहो कि कमरा खुल गया है। वो दोनों आर्यन को नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने आर्यन के आदेश का पालन किया क्योंकि महाराज हर्ष ने उन्हें ऐसा करने को कहा था। महाराज हर्ष ने कहा था, जो अंदर से दरवाजा खोल उसके हर आदेश का पालन करना है। उन सैनिकों में से एक सैनिक बोला, महाराज अभी तुरंत यहाँ से गए हैं, मैं उनको बुलाकर लाता हूँ। इतना बोलकर वो सैनिक वहां से चला गया और आर्यन अपने रूम में चला गया। कुछ ही देर में आर्यन के पिता, दादा महाराज, छोटी माँ और भाई हर्षित वहां पहुंच गए। रूम में पहुंचते ही आर्यन के पिता बोले, तुम्हारी माँ कैसी है? आर्यन, सब ठीक है। इतना बोलते ही सबकी नजर बेड पर लेटी आर्यन की मां पर पड़ी, जो दिखने में कमजोर लेकिन पहले से थी लग रही थी। आर्यन अपनी मां को देखते हुए बोला, कुछ घंटों में इन्हें होश आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक है। रात हो गई है, इसलिए मैं रात में यही रुकूंगा।
ताकि जब माँ को होश आए उस वक्त मैं यही रहूं। आर्यन की बात सुनकर महाराज हर्ष बोले, नहीं आर्यन, तुम जाकर आराम करो, थक गए होंगे, आज रात मैं यहाँ रुकता हूँ, लेकिन सोने से पहले तुम खाना खा लो, उसके बाद सो जाओ, मैं यहीं रुकता हूँ। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन ने कोई जिद नहीं की और सहमत हो गया। वो भी बहुत थक गया। लगातार 5 घंटे अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना किसी को भी थका देता। अगर आर्यन की जगह कोई और होता तो कमजोरी की वजह से मूर्छित हो जाता। खाना खाने के बाद आर्यन अपने आयामी दुनिया में चला गया और हवेली के अपने रूम में सो गया और आर्यन के पिता उसी कमरे में रुक गए। करीब 4 घंटे बाद आर्यन के पिता को रूम में एक आवाज़ सुनाई दी, जिससे उनकी नींद खुल गई। जब उन्होंने उठकर देखा तो उन्हें देखा कि उनकी पत्नी महारानी अरुणिमा उठने की कोशिश कर रही है। अपनी पत्नी को होश में आते देखकर महाराज हर्ष खुश हो गए और अपनी पत्नी के पास गए और उन्हें संभालते हुए बोले, अरुणिमा संभाल के। जब आर्यन की मां ने अपना नाम सुनी तो वो उस इंसान को देखने लगी जिसने उन्हें संभालने की कोशिश कर रहा था। उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर महारानी अरुणिमा कमजोर आवाज ने कहा, महाराज हमारा बच्चा कैसा है। महारानी अरुणिमा का पहला सवाल यही था। आखिर वो एक माँ थी जिसके लिए उनका बच्चा सबसे ऊपर होता है। अपनी पत्नी का सवाल सुनकर महाराज हर्ष खुशी के साथ बोले, तुम्हारी वजह से वो अब बिल्कुल ठीक है और बड़ा हो गया है। अपने पति की बात सुनकर आर्यन की मां चौंकते हुए बोली, लेकिन उनकी आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी। बड़ा हो गया है मतलब मैं कितने समय से बेहोश हूँ? 16 साल से तुम बेहोश हो, लेकिन आज हमारा बेटा वापस अपने घर लौटा है और आते ही उसने तुम्हें ठीक कर दिया। वो अभी आराम कर रहा है क्योंकि तुम्हारे इलाज में उसकी ज्यादा ऊर्जा का उपयोग हो गया था, इसलिए वो सो रहा है, महाराज हर्ष ने कहा। अपने पति की बात सुनकर आर्यन की मां चिंतित हो गई और अपने कमजोर आवाज में बोली, कैसा है हमारा बेटा, क्या वो ठीक है? मैं उससे अभी मिलना चाहती हूँ। इतना बोलकर वो उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन कमजोरी की वजह से लड़खड़ा कर गिरने लगी। ये देखकर महाराज हर्ष ने उन्हें संभाला और बोले, तुम चिंता मत करो, वो ठीक है, तुम रुको, मैं उसे बुलाता हूँ। इतना बोलकर उन्होंने अरुणिमा को सुलाया और आयामी द्वार खोला और अंदर चले गए। ये देखकर अरुणिमा चौंक गई। असल में आर्यन जाने से पहले अपनी अंगूठी अपने पिता को दे चुका था। कुछ देर बाद ही महाराज हर्ष आर्यन के साथ कमरे में लौट आए। अपनी मां को होश में देखकर आर्यन के आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो अपनी मां के गले लग गया और बोला, आखिर आप होश में आ ही गई मां। आर्यन से मां सब सुनकर अरुणिमा का पूरा शरीर कांप उठा, क्योंकि आज पहली बार उसे किसी ने मां कहा था, जो उसका खुद का बेटा था, जिससे मिलने की उम्मीद वो खो चुकी थी। कुछ देर गले लगाए रहने के बाद आर्यन अपनी मां से दूर हुआ। उसके बाद उसकी मां उसके शरीर की जांच करते हुए चिंतित और कमजोर स्वर में बोली, तू ठीक है न? मेरा बच्चा, तुम पर किसी तरह के विष का प्रभाव तो नहीं है? अपनी मां को चिंतित देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मां मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। आर्यन की बात सुनकर उसकी मां बोली, पर यह कैसे संभव है? तुम्हारे पिता ने बताया कि तुमने मेरा इलाज किया है, पर यह कैसे संभव है? क्योंकि हम पर जिस विष से हमला हुआ था उसका एक ही तोड़ है कि कोई इंसान उस विष को अपने अंदर समाहित कर ले। आर्यन की मां की बात सुनकर आर्यन कर पिता चिंतित हो गए और बोले, आर्यन तुमने पहले मुझे ये क्यों नहीं बताया? तुम ठीक तो हो ना? अपने माता पिता को चिंतित देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, आप दोनों चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है और न ही कुछ होगा। पर कैसे तुम इस विष से कैसे बचे जबकि हमारे पास विष की शक्ति है? फिर भी मैं इतने समय से बेहोश थी। आर्यन की मां ने कहा, क्योंकि मां मेरे पास एक विशेष शक्ति है जिसकी सहायता से मैं किसी की भी शक्ति को अपनी शक्ति में बदल सकता हूँ, आर्यन ने कहा। ये सुनकर आर्यन की मां अरुणिमा बोली, क्या तुम्हारे पास परिष्कृत शक्ति है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये तो दुर्लभ शक्ति मंत्र है, ये तुम्हें कहाँ से मिला? मां, बचपन में पिताजी ने मुझे जहाँ भेजा था वहाँ मुझे एक गुरुजी मिले, उन्होंने ही मुझे परिष्कृत शक्ति मंत्र दिया था, आर्यन ने कहा। लगता है तुम्हारे गुरुजी बहुत शक्तिशाली है, आर्यन की मां बोली। हाँ मां, वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अब बहुत हो गई बातें, आप आराम कीजिए, अभी आप कमजोर है। आर्यन ने ये बोलते हुए अपनी मोह को बिस्तर पर लेटा दिया। सुबह हो चुकी थी। हर्षित उठते ही महारानी अरुणिमा के कमरे में आ गया था। उसने देखा कि आर्यन की मां आर्यन से बात कर रही है। ये देखकर वो खुशी से बोला, बड़ी मां को होश आ गया, मैं मां और दादा महाराज को बताकर आता हूँ। इतना बोलकर वो तेजी में कमरे से निकल गया, किसी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। वही आर्यन की मां बड़ी मां सुनकर बोली, ये बच्चा कौन था और ये बड़ी मां किसे बोल रहा था? ये सुनकर आर्यन अपने पिता की तरफ देखने लगा। आर्यन चाहता था कि इस सवाल का जवाब उसके पिता दे, आर्यन का इशारा समझकर। महाराज हर्ष बोले, अरुणिमा वो मेरा बेटा हर्षित था, मेरी दूसरी पत्नी से, और वो बड़ी मां तुम्हें बुला रहा था। महाराज हर्ष की बात सुनकर आर्यन की मां को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वो तुरंत नॉर्मल हो गई, क्योंकि किसी भी राजपरिवार के पुरुष एक से अधिक विवाह करते थे, ये नॉर्मल था। हर्षित नाम सुनकर आर्यन की मां आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, बेटा तुम्हारा नाम क्या है?
मुझे तो तुम्हारे नाम को रखने का मौका ही नहीं मिला। अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, माँ मेरा नाम आर्यन है, अरुणिमा का बेटा आर्यन। अच्छा नाम है। आर्यन योद्धाओं वाला आर्यन की माँ बोली। तीनों बातें कर ही रहे थे कि आर्यन की माँ चिंतित दिखने लगी। ये देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ माँ, आप चिंतित क्यों है? कोई परेशानी है? आर्यन का सवाल सुनकर आर्यन की माँ बोली, बेटा तुम्हें छुपाना होगा, क्योंकि विश्वलोक के लोगों को पता चल गया तो वो लोग तुम्हारी जान लेने की कोशिश जरूर करेंगे। अपनी माँ की चिंता जानकर आर्यन बोला, माँ आप मेरी चिंता मत करो, अगर विश्वलोक के कोई भी मुझसे लड़ने आया तो जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। आर्यन की बात सुनकर उसकी माँ चिंतित होते हुए बोली, माना कि तुम शक्तिशाली हो लेकिन विश्वलोक कमजोर नहीं है। वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, उनकी शक्तियों को तुम नहीं जानते हो, मैं जानती हूँ। माँ मैं उनके बारे में जो भी जानता हूँ काफ़ी है, लेकिन वो सब मेरे बारे में नहीं जानते हैं। जिस दिन भी विश्वलोक का कोई योद्धा मेरे सामने आया वो लोग भी मेरे बारे में जान जाएंगे। लेकिन आर्यन की माँ ने इतना बोला ही था कि आर्यन उनकी बात को काटते हुए बोला, माँ आपका बेटा अपना मन बना ले तो सप्तशक्ति लोक से भी टकरा जाए। सप्तशक्ति लोक अष्टलोकों में सबसे शक्तिशाली लोक था, क्योंकि यहाँ के हर योद्धा के पास 2 तत्वों से अधिक की शक्ति होती थी। वहाँ के योद्धा बहुत शक्तिशाली होते थे। 7 लोकों में से कोई भी सप्तशक्ति लोक से टकराने ही हिम्मत नहीं करता था। तुम ये कैसी बात कर रहे हो आर्यन, तुम जानते हो कि सप्तशक्ति लोक की ताकत कितनी है, कहीं तुम्हें घमंड तो नहीं हो गया है? महाराज हर्ष आर्यन की बात सुनकर बोले। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, पिताजी मुझे अपनी शक्ति पर घमंड नहीं है, विश्वास है कि मैं इस दुनिया के महान शक्तियों से टकरा सकता हूँ। आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, अगर कोई विश्वलोक से आया तो मारा जाएगा। आखिर क्या होगा जब आर्यन का सच दुनिया के सामने आएगा? क्या विश्वलोक अपने किसी योद्धा को भेजेगा? एपिसोड 108। तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहां हर्षित के साथ उसकी माँ और दादा महाराज आ गए। हर्षित आते ही बेड पर चढ़ गया और प्यार से बोला, बड़ी माँ हमारा नाम हर्षित है, मैं आपका छोटा बेटा हूँ। हर्षित की प्यार भरी बातें सुनकर आर्यन की माँ बोली, मेरे पास बैठो। इतना सुनते ही हर्षित उनके बगल में बैठ गया। उसके बाद आर्यन की माँ दादा महाराज की तरफ देखते हुए बोली, आप कैसे हैं? पिताजी मैं ठीक हूँ। बहू तुम अब कैसा महसूस कर रही हो? दादा महाराज बोले। मैं ठीक हूँ पिताजी। दादा महाराज से इतना बोलकर आर्यन की माँ ने हर्षित की माँ की ओर देखा और बोली, तुम कैसी हो और तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन की माँ का सवाल सुनकर हर्षित की माँ बोली, हमारा नाम योगिता है और हम बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही खुशी से 2 दिन बीत गए। आर्यन अपनी माँ के ठीक होने की खुशी में औषधि गृह जाना भूल गया। प्रतियोगिता का दिन आ गया था। प्रतियोगिता एक बड़े रंगभूमि में रखा गया था, जो राजमहल के प्रांगण में ही था। बीच में प्रतिभागियों के लिए स्थान न छोड़कर चारों तरफ दर्शक के देखने के लिए जगह बने हुए थे। वही बैठने के स्थानों के बीचों बीच एक बड़ा स्टेज बना हुआ था, जिस पर सम्मानित लोग बैठने वाले थे। उसी स्टेज पर एक बड़ा सा कुर्सी लगा हुआ था, जो देखने में वहां रखे सभी कुर्सी में सबसे आलीशान था। धीरे धीरे दर्शक और प्रतिभागी आने लगे थे। आर्यन के चचेरे भाई भी आ गए थे। इस प्रतियोगिता में केवल इंद्रेश भाग ले रहा था, इसलिए वो अपने बाकी भाइयों को छोड़कर प्रतिभागियों के पास चला गया। जब सभी प्रतिभागियों ने इंद्रेश को देखा तो वो सब 2 दिन पहले वाली घटना के बारे में बात करने लगे, जिसे सुनकर इंद्रेश का गुस्सा भड़क गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को शांत कर लिया। सभी आपस में इंद्रेश और आर्यन की बात कर ही रहे थे। तभी प्रतिभागियों के पास एक योद्धा आया, जिसे देखकर सभी प्रतिभागी के साथ साथ दर्शक भी उस योद्धा को देखने लगे और बात करने लगे, अरे भाई ये तो केशी परिवार का अनुभव केशी है, जिसके पास 3 तत्वों की शक्ति है। ये इस वक्त नरक शक्ति क्षेत्र के दूसरे स्तर पर है। ये प्रतियोगिता लगता है यही जीतेगा। ये वही परिवार था जिसके बारे में आर्यन को उसके दादा महाराज ने बताया था। अनुभव राज्य के सबसे शक्तिशाली युवाओं में से सबसे ऊपर था। कौशाम्बी जैसे छोटे राज्य में एक साथ 3 तत्वों की शक्ति होना अत्यंत दुर्लभ बात थी। इस राज्य में एक योद्धा के पास 2 तत्व की शक्ति भी दुर्लभ था। सभी के बातों के बीच अनुभव इंद्रेश के पास गया। मजाकिया ढंग से बोला, क्या बात है राजकुमार इंद्रेश, मैंने सुना कि किसी अनजान लड़के ने आपको आपकी प्रजा के सामने धूल चटा दी। अनुभव की बात सुनकर इंद्रेश गुस्से में अनुभव को देखा और बोला, चिंता मत करो, आज तुम्हारा भी सामना उससे हो जाएगा, देखते हैं तुम उसका सामना कैसे करते हो, लेकिन मैं आज उसे सबक जरूर सिखाऊंगा। इंद्रेश और अनुभव बात कर ही रहा था, तभी सभी को एक आवाज सुनाई दी, लगता है मेरे बारे में बात हो रही है। इस अनजान आवाज को सुनकर सभी ने आवाज की दिशा में देखा तो उनके सामने एक अनजान लड़का खड़ा था, जिसे किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन इंद्रेश और कुछ दर्शक जो लड़ाई वाले समय पर बाजार में थे उस लड़के को पहचान लिया। वो जो लड़का इस वक्त आया था वो आर्यन था। आर्यन को देखते ही इंद्रेश का गुस्सा भड़क गया और वो आर्यन के पास गया और बोला, तो तू मरने आ ही गया, आज मैं तुम्हें इस रंगभूमि से जिंदा नहीं जा पाओगे।
इंद्रेश का गुस्सा और दर्शक की बातों को सुनकर सभी को पता चल गया कि ये लड़का कौन। आर्यन के बारे में जानते ही सब उसके बारे में बात करने लगे। अरे भाई, ये लड़का आखिर है किस परिवार से, हमें तो इसकी शक्ति का भी पता नहीं चल रहा है। लगता है अनुभव का जितना आसान नहीं होगा। पता नहीं इस लड़के के पास कितने तत्वों की शक्ति है। ऐसी ही बातें दर्शकों के बीच होने लगी थी। जब अनुभव को मालूम चला कि आर्यन वही लड़का है जिसने इंद्रेश को हराया था, तो वो उसके पास गया और बोला, दोस्त मेरा नाम अनुभव है, मैं केशी परिवार से हूँ और तुम। केशी परिवार का नाम सुनते ही आर्यन जान गया ये वही है जिसके बारे में दादा महाराज ने बताया था। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम आर्यन है। जब आर्यन ने सिर्फ अपना नाम बताया तो अनुभव बोला, किस परिवार से हो दोस्त आर्यन? अनुभव का सवाल सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, मेरे परिवार के बारे में जानकर तुम क्या करोगे? वैसे भी प्रतियोगिता के अंत में मेरे बारे तुम ही नहीं सब मुझे जान जाएंगे। जब आर्यन ने अपने परिवार के बारे में नहीं बताया तो अनुभव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त उसके गुस्सा करना ठीक नहीं समझा और अपने गुस्से को अंदर ही दबा लिया और बोला, दोस्त आर्यन क्या मुझसे दोस्ती करोगे? दोस्ती में दोस्ती किसी को जाने बगैर नहीं करता हूँ। क्या मालूम दोस्त के रूप में दुश्मन मेरे सामने खड़ा हो, इसलिए मेरे दोस्त बहुत कम है। आर्यन ने कहा, अनुभव के साथ आज पहली बार हुआ था कि किसी ने उसकी दोस्ती ठुकराई थी। ये देखकर बाकी प्रतिभागी जो अनुभव से दोस्ती करना चाहते थे, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि किसी ने अनुभव की दोस्ती को ठुकरा दिया। सभी ने मान लिया कि आर्यन अहंकारी है। अनुभव गुस्से में आर्यन से बोला, इतना अहंकार ठीक नहीं है लड़के, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। आर्यन अनुभव के सवालों का जवाब देता कि उसे एक घोषणा सुनाई दी। ये घोषणा रंगभूमि का पहरेदार कर रहा था। वो बोला, सावधान, महाराज हर्ष और उनके साथ महारानी योगिता और राजकुमार हर्षित पधार रहे हैं। ये घोषणा सुनते ही सब अपनी जगह से खड़े हो गए। सभी के खड़ा होते ही महाराज हर्ष के साथ महारानी योगिता और राजकुमार हर्षित रंगभूमि के द्वार से अंदर आने लगे। वो एक शाही रथ पर बैठे थे। रथ सीधे सबसे बड़े स्टेज के पास पहुंचकर रुक गया। रथ के रुकते ही एक सेवक के द्वार खोला। रथ का द्वार खुलते ही सबसे पहले महाराज हर्ष, उसके बाद महारानी और हर्षित उतरकर सीधे बड़े स्टेज पर पहुंच गए और महाराज हर्ष उस स्टेज पर बैठ गए। उनके बैठने के बाद महारानी भी बैठ गई उनके बगल की कुर्सी पर और एक कुर्सी पर हर्षित भी बैठ गया। कुर्सी पर बैठते ही महाराज हर्ष ने सभी को बैठने का इशारा किया। राजपरिवार के बाकी सदस्य पहले ही आकर उस बड़े स्टेज पर बैठ चुके थे। सभी के बैठ जाने के बाद महाराज हर्ष ने एक व्यक्ति को प्रतियोगिता शुरू होने की घोषणा करने का आदेश दिया। वो व्यक्ति कौशाम्बी राज्य का महामंत्री कमलकांत था, जो महाराज हर्ष के समान उम्र के थे। इस प्रतियोगिता का होस्ट उन्हें ही बनाया गया था। महाराज हर्ष का आदेश मिलते ही महामंत्री अपनी जगह से खड़े हुए और बोले, सभी प्रतिभागी रंगभूमि के मध्य आ जाए। उनके इतना कहते ही सभी प्रतिभागी रंगभूमि के मध्य आकर खड़े हो गए। जब सभी आ गए उसके बाद महामंत्री ने फिर से बोलना शुरू किया, इस प्रतियोगिता के सिर्फ 2 नियम है। पहला, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं, और दूसरा, अगर कोई हार मान ले तो उस पर कोई भी प्रहार नहीं करेगा। अगर किसी ने इन नियमों का उल्लंघन किया तो उसे दंड मिलेगा। अगर आप चाहे तो गुट बनाकर एक योद्धा पर हमला कर सकते हैं। अब मैं महाराज के आदेश से इस प्रतियोगिता के शुरू होने की घोषणा करना हूँ। प्रतियोगिता शुरू हो। महामंत्री के इतना कहते ही सब ने अपने अपने हथियार निकाल लिए। किसी के पास तलवार तो किसी के पास धनुष, गदा, भाला, परशु था। सब अपने अपने हथियार के साथ तैयार हो गए। आर्यन ने भी अपने तलवार सूर्यांश को निकाल लिया। बहुत जल्द ही सभी ने अपना अपना गुट बना लिया, लेकिन आर्यन किसी गुट में नहीं गया, ऐसा कह सकते हैं। किसी ने उसे अपने गुट में शामिल होने को कहा ही नहीं, इसी कारण आर्यन किसी गुट में नहीं गया। किसी ने आर्यन को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो इंद्रेश से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे। इंद्रेश ने भी अपना एक गुट बना लिया जिसमें 5 लड़के थे। अनुभव ने भी अपना गुट बना लिया था जिसमें 4 योद्धा थे। इंद्रेश और अनुभव तो पहले ही आर्यन से गुस्सा था, इसलिए जैसे ही उनका गुट बना, इंद्रेश का पहला हमला आर्यन पर हुआ। उसके गुट के 5 योद्धा ने आर्यन को घेर लिया। आर्यन को घिरा हुआ देखकर महाराज हर्ष अपने बेटे के लिए चिंतित हो गए, लेकिन उन्होंने चिंता का भाव अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। लेकिन महारानी योगिता ने भाप लिया कि महाराज आर्यन के लिए चिंतित है। महारानी योगिता बोली, महाराज आप चिंता मत कीजिए, आर्यन को कुछ नहीं होगा। महारानी योगिता ने ये बात इतने धीरे से बोली थी कि महाराज हर्ष के अलावा किसी और ने नहीं सुना। वहीं दूसरी ओर आर्यन इंद्रेश और उसके साथियों को मुस्कुराते हुए देख रहा था। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम सबको प्रतियोगिता के प्रारंभ में ही बाहर होने की इच्छा है। आर्यन की बात सुनकर इंद्रेश और उसके साथियों को गुस्सा आ गया। इंद्रेश का एक साथी जिसका नाम सूरज था, वो बोला, तू हमारी चिंता मत कर, अपनी चिंता कर, तू आज यहाँ से सही सलामत नहीं जाएगा। सूरज के इतना बोलते ही इंद्रेश के सभी साथियों ने एक साथ आर्यन पर अपने अपने हथियार से हमला कर दिया। उन सभी के हमले को देखकर आर्यन घुटने के बल झुका और सभी के हमले को अपने तलवार पर रोक लिया, जिससे मेटल के टकराने की तेज आवाज आई। निगाहें आर्यन पर ही थी। बाकी योद्धा भी लड़ाई में व्यस्त हो गए थे, लेकिन एक अकेला आर्यन ही था जो एक साथ 5 योद्धा से लड़ रहा था। इसी कारण सबकी
सभी के हमले को अपने तलवार पर रोकने के बाद आर्यन एक दबाव के साथ ऊपर उठ गया, जिससे पांचों योद्धा पीछे हट गए। एक तो नीचे गिर गया, लेकिन उन सब ने पीछे हटने के बाद भी हमला नहीं रोका और अपने अपने हथियार आर्यन की ओर कर दिए। ऐसा करते ही सभी के हथियारों से सफेद और ठंडी ऊर्जा निकली और आर्यन की तरफ जाने लगी, लेकिन इन ऊर्जाओं में से एक ऊर्जा 2 रंगों की थी, सफेद और एक पारदर्शी ऊर्जा थी जिसे कोई देख नहीं सकता था। लेकिन आर्यन समझ गया कि किसी के पास जल तत्व के साथ साथ हवा की भी शक्ति है, और वो कोई और नहीं इंद्रेश था। जब पांचों ऊर्जा शक्ति आर्यन के पास पहुंचने वाली थी, तभी आर्यन ने अपने सामने एक दीवार खड़ी कर दी, जिससे उन पांचों की ऊर्जा टकरा के नष्ट हो गई। आर्यन ने पृथ्वी तत्व की शक्ति का प्रयोग करके अपने सामने एक दीवार खड़ी कर दी थी। जो लोग इस प्रतियोगिता को देख रहे थे, उन्हें ये तो पता चल गया था कि आर्यन के पास 2 तत्वों की शक्ति है, जल और पृथ्वी। आर्यन के पास 2 तत्व है। ये जानकर इंद्रेश को आश्चर्य हुआ। रंगभूमि में चारों तरफ शक्तियों के टकराने की आवाज गूंज रही थी। इस रोमांचक मुकाबले को देखकर सभी दर्शकों को आनंद आ रहा था। वही आर्यन आज ऐसा प्रदर्शन करने वाला था कि साम्राज्य के सभी गुरुकुल ये चाहे कि आर्यन उन्हीं के गुरुकुल का शिष्य बने। यही सोचकर आर्यन ने अब हमला करने का सोच लिया और अपनी तलवार इंद्रेश और उसके साथियों की तरफ कर दी। उसके ऐसा करते ही 7 रंगों की ऊर्जा, जिसमें सूर्य के 7 रंग थे, वो निकलकर इंद्रेश और उसके साथियों की तरफ जाने लगी। 7 रंगों वाली ऊर्जा को देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि आज तक उन लोगों ने ऐसी ऊर्जा नहीं देखी थी, क्योंकि आज तक किसी को ऐसी शक्ति मिली ही नहीं थी। एक दर्शक बोला, क्या इसके पास 7 तत्वों की शक्ति है? लेकिन अगर ऐसा होता भी तो एक ऊर्जा तो पारदर्शी होती, लेकिन इसकी ऊर्जा में तो सूर्य के प्रकाश के 7 रंग है। एपिसोड 109। आर्यन ने इंद्रेश और उसके साथियों पर अपनी सप्तरंगी ऊर्जा से हमला कर दिया था। सप्तरंगी ऊर्जा को देखकर सभी दर्शक आपस में बात करने लगे। सभी के बातों के बीच आर्यन की ऊर्जा शक्ति इंद्रेश और उसके साथियों की तरफ जा रही थी। ये देखकर इंद्रेश और उसके साथियों ने एक साथ हमला कर दिया। इंद्रेश और उसके साथियों ने जैसे ही हमला किया, उनका हमला आर्यन के हमले से टकरा गया और एक विस्फोट हुआ, जिससे ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई। ये विस्फोट इतना भयानक था कि दर्शक के साथ साथ प्रतिभागी भी अपनी लड़ाई छोड़कर आर्यन और इंद्रेश के गुट की लड़ाई देखने लगे। उन सब ने देखा कि विस्फोट की वजह से इंद्रेश और उसके साथी दूर जा गिरे थे और उनके मुंह से खून निकल रहा था। ये देखकर सभी को शौक लगा था, क्योंकि आर्यन अकेला था और इंद्रेश अपने 5 साथियों के साथ, फिर भी आर्यन ने उन सभी को घायल कर दिया था। इंद्रेश के पिता ये देखकर गुस्से में आर्यन को घूर रहे थे। उन्होंने ने मन ही मन कहा, एक बार प्रतियोगिता खत्म हो जाए, फिर मैं इस लड़के को इसके हर गुनाह की सजा दूंगा। वही आर्यन के घर वाले बहुत खुश थे, लेकिन किसी ने अपने चेहरे पर खुशी के भाव नहीं आने दिया। लेकिन हर्षित बीच बीच में अपनी माँ के कानों में कुछ कहता और फिर अपनी चमकती आंखों से आर्यन को देखने लगता। वही इंद्रेश के साथी आर्यन से डर गए थे। उनमें से लड़का बोला, राजकुमार इंद्रेश, ये आर्यन तो बहुत खतरनाक है, हम सब मिलकर भी इसका सामना नहीं कर पाएंगे, ये लड़का बहुत शक्तिशाली है। इंद्रेश के सभी साथी आर्यन से डर चुका था। उन सभी के आंखों में डर साफ दिख रहा था। अपने साथियों को डरते देखकर इंद्रेश बोला, तुम सब डरना बंद करो, हम सब मिलकर इस लड़के को इस प्रतियोगिता से बाहर कर देंगे। राजकुमार इंद्रेश की बात सुनकर उसके सभी साथी एक दूसरे को देखने लगे। वो सब इंद्रेश के खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए सभी आर्यन से लड़ने के लिए तैयार हो गए और अपने हथियार को पूरी ताकत से पकड़ लिया और आर्यन पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। आर्यन ने उन पांचों को देखकर मुस्कुराया और लड़ने के तैयार हो गया। आर्यन की तलवार सप्तरंगी रोशनी से चमकने लगा था। अपनी तलवार को देखते हुए आर्यन तेज आवाज में बोला, देखते हैं कौन मेरे सूर्यांश के हमले के सामने टिकता है। सूर्यांश नाम सुनकर सभी के मन में सवाल चलने लगा कि आखिर ये सूर्यांश कौन है। तभी सब ने देखा कि आर्यन अपने तलवार की तरफ देख रहा है। ये देखकर सब समझ गए कि आर्यन के तलवार का नाम सूर्यांश है। आर्यन की तलवार से निकल रही सप्तरंगी ऊर्जा को देखकर सभी दर्शक समझ गए कि आर्यन की तलवार कोई विशेष तलवार है, इसी कारण उसका एक नाम है। नहीं तो किसी साधारण तलवार से ऐसी खतरनाक ऊर्जा नहीं निकलती थी, और साधारण तलवार के कोई नाम भी नहीं होते थे। लड़ाई फिर शुरू हो चुकी थी, लेकिन इंद्रेश और उसके साथी अभी भी आर्यन को देखे जा रहे थे। इंद्रेश आर्यन को देखते हुए बोला, लगता है सिर्फ अपनी इस शक्तिशाली तलवार के दम पर उछल रहे हो। मैं तो नहीं जानता कि ये किस स्तर की तलवार है, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो इस तलवार के बगैर हमसे लड़के दिखाओ। इंद्रेश की बात सुनकर सभी दर्शक, यहाँ तक महाराज हर्ष भी आर्यन को देखने लगे। वो देखना चाहते थे कि आर्यन क्या फैसला लेता है। सभी के नजरों के सामने आर्यन मुस्कुराया और अपनी तलवार को जमीन में गाड़ दिया और बोला, ठीक है, मैं तुम सब से किसी और तलवार से लड़ूंगा, सिर्फ तुम सबकी खुशी के लिए। इतना बोलकर आर्यन ने अपने हाथ को झटका, जिससे आर्यन के हाथ में एक तलवार आ जाती है। ये वही तलवार थी जिसे आर्यन ने सर्वश्रेष्ठ योद्धा प्रतियोगिता में जीता था।
आर्यन अपने तिलिस्मी तलवार को दिखाते हुए मुस्कुराया और बोला, ये ठीक है, क्या तुम सब अब लड़ना चाहोगे? आर्यन को इंद्रेश की बात मानते सभी दर्शकों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन इंद्रेश और उसके साथी खुश हो गए और तेजी में आकर आर्यन को घेर लिया और चारों तरफ से हमला कर दिया। उन पांचों की ऊर्जा शक्ति जैसे ही आर्यन के टकराने वाली थी, आर्यन हवा में उछलकर करीब 10 फीट ऊपर चला गया, जिससे उन पांचों का हमला आपस में ही टकरा गया, जिसके कारण ऊर्जा की लहर फैल गई और वो चारों फिर से अपने ही हमले से घायल हो गए। आर्यन जैसे ही नीचे आया, उसने पांचों योद्धा पर तेजी में हमला कर दिया। वो पांचों पहले से ही घायल थे। आर्यन के हमले से टकराने के बाद पांचों और बुरी तरह से घायल हो गए। एक योद्धा आर्यन के हमले से टकराकर आर्यन के तलवार सूर्याश के पास गिरा। जब वो उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी नज़र आर्यन के तलवार और पड़ी। आर्यन के तलवार को देखते ही उसके मन में ख्याल आया कि मैं इस आर्यन के तलवार का इस्तेमाल करके इसे हरा देता हूँ। इतना सोचकर वो उठा और सूर्यांश के बगल में खड़ा होकर गर्व से बोला, आर्यन मेरी तरफ देख, आज तू अपने ही तलवार के कारण हारेगा। जब सब ने उस लड़के की बात सुनी तो वो सब आर्यन के लिए बुरा फील करने लगे। वही आर्यन के पिता महाराज हर्ष, छोटी माँ और भाई सभी चिंतित हो गए कि आर्यन अपने शक्तिशाली तलवार के हमले से कैसे बचेगा। वही दर्शकों के बीच बात शुरू हो गई, लगता इस लड़के की किस्मत ही खराब है, अब ये अपने ही हथियार के कारण हारेगा। वही आर्यन ने उस लड़के को अपने तलवार के पास देखा तो वो बोला, अगर तुमने मेरी तलवार उठा ली तो मैं हार मान लूंगा, वादा रहा। आर्यन की बात सुनकर उस लड़के के साथ साथ सभी दर्शक और आर्यन के पिता भी सोच में पड़ गए कि आर्यन ऐसा क्यों बोल रहा है। वही आर्यन की बात सुनकर वो लड़का बोला, तुम्हें बहुत घमंड है, अपनी ताकत पर देख कैसे इस तलवार को उठाकर मैं तुम्हें हराता हूँ। इतना बोलकर वो लड़का तलवार के है डल को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वही इंद्रेश और उसके साथी बहुत खुश थे, लेकिन अचानक सब शॉक हो गए। सभी की नज़र सूर्यांश पर ही थी। हुआ ये था कि जैसे ही उस लड़के ने सूर्यांश के है डल को पकड़ा, उसे एक तेज झटका लगा और वो दूर जा गिरा और बेहोश हो गया। वो लड़का आर्यन के तलवार को छू तक नहीं पाया। ये सब देखकर दर्शकों के बीच बात शुरू हो गई, अरे भाई ये किस स्तर की तलवार है? अरे भाई मुझे तो लगता है ये कोई दिव्य तलवार है जिसमें दिव्य शक्तियां हैं। तुम सब सुना नहीं था कि उस लड़के ने क्या कहा था कि अगर किसी ने उसके तलवार को उठा लिया तो वो हार मान लेगा। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि उसके अलावा कोई उसके तलवार को उठाना तो दूर छू भी नहीं सकता है। ऐसी ही बातें सभी दर्शक के बीच चल रही थी। वही ये सब देखकर आर्यन के पिता बहुत खुश थे। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनके बेटे के पास इतनी शक्तिशाली तलवार है। दूसरी ओर आर्यन अपना अंतिम हमला करने को तैयार था। उन पांचों में से एक बाहर हो चुका था, अब बचे थे 4। आर्यन ने उन चारों पर एक शक्तिशाली हमला कर दिया। उन चारों ने भी अपना शक्तिशाली हमला किया। जैसे ही उन चारों के हमले से आर्यन का हमला टकराया, एक विस्फोट हुआ जिसके प्रभाव से इंद्रेश और उसके साथी दूर जा गिरे और बेहोश हो गए। वही इस बार आर्यन भी कुछ कदम पीछे हटा, लेकिन उसे कुछ हुआ नहीं। राजकुमार इंद्रेश प्रतियोगिता से बाहर हो चुका था। ये देखकर दर्शक को बहुत आश्चर्य हुआ। वही इंद्रेश के पिता बहुत गुस्से में थे। वो आर्यन को घूरे जा रहे थे, क्योंकि आर्यन के कारण ही उनका बेटा प्रतियोगिता से बाहर हो गया था। उनका सम्मान मिट्टी में मिल गया था। इंद्रेश के साथ साथ उसके सभी साथी भी बाहर हो गए थे। प्रतियोगिता शुरू हुए 1 घंटा बीत चुका था। बहुत सारे प्रतिभागी बाहर हो चुके थे। आर्यन ने भी कईयों को बाहर किया। अनुभव अभी भी प्रतियोगिता में उपस्थित था। वही आर्यन अपना नया शिकार ढूंढ रहा था। तभी उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आ गई और अपना धनुष आर्यन पर तानते हुए बोली, हार मान लो या मुझसे लड़ो। उस खूबसूरत लड़की को देखकर आर्यन को कृतिका की याद आ गई, क्योंकि कृतिका भी धनुष से लड़ती थी, लेकिन उसने अपने भाव चेहरे पर आने नहीं दिए। आर्यन उस खूबसूरत लड़की को देखते हुए बोला, खूबसूरत लड़की, आर्यन कभी हार नहीं मानता है। तुम धनुर्धारी हो तो मैं भी तुमसे धनुष से ही लड़ूंगा। इतना बोलकर आर्यन ने अपने स्टोरेज से एक धनुष निकाल लिया। आर्यन के धनुष निकालते ही उस लड़की ने एक तीर आर्यन पर चला दी, जो सीधे आर्यन की सीना को भेदने वाला था। लेकिन आर्यन ने उसे अपने सीने से कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर पकड़ लिया और उस तीर को उस लड़की की तरफ ही फेंक दिया। अपने तीर को अपनी तरफ आते देखकर वो लड़की थोड़ा पीछे हट गई, जिसके कारण वो बच गई। ये देखकर आर्यन मुस्कुराया। आर्यन को मुस्कुराते देखकर उस लड़की ने गुस्से में तीर का संधान किया और आर्यन की तरफ छोड़ दिया। ये देखकर आर्यन ने एक तीर छोड़ दिया, जो सीधे उस लड़की के तीर से टकरा गया, जिससे एक छोटा सा धमाका हुआ और दोनों तीर नष्ट हो गए। पहला तीर छोड़ने के बाद आर्यन तेजी में तीर पर तीर छोड़े जा रहा था। वो लड़की भी तीर पर तीर छोड़े जा रही थी, लेकिन आर्यन की गति उस लड़की से अधिक थी। आर्यन ने उस लड़की को एक पल भी आराम करने का मौका नहीं दिया और तीर पर तीर छोड़ते रहा। आर्यन के तीर चलाने की गति इतनी अधिक थी कि कोई भी योद्धा सही से देख नहीं पा रहा था, जबकि आर्यन की ये गति उसकी मूल गति का 1% था। तब भी वो लड़की आर्यन के सामने नहीं टिक पा रही थी।
आर्यन का प्रदर्शन देखकर उसके पिता, छोटी माँ और छोटा भाई तीनों बहुत खुश थे। वो लड़की पसीना पसीना हो गई थी। ये देखकर आर्यन ने तीर चलाना रोक दिया और बोला, तुम एक उत्तम धनुर्धर हो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने जब उस लड़की का नाम पूछा तो उस लड़की ने एक पल आर्यन को देखा और बोली, काव्या, तुमने कहा कि मैं उत्तम धनुर्धर हूँ, लेकिन मुझे उत्तम नहीं बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। काव्या की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, इसी कारण तुम अभी तक सर्वश्रेष्ठ नहीं बन पाई हो। जिस दिन सर्वश्रेष्ठ होने की भावना छोड़कर उत्तम बनने की कोशिश करोगी, उस दिन से तुमसे श्रेष्ठ कोई नहीं होगा, क्योंकि श्रेष्ठता की भावना एक योद्धा में अहंकार लाता है, और अहंकारी योद्धा कभी भी सर्वश्रेष्ठ नहीं बन सकता। आर्यन की बातों को जिसने भी सुना उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि इस उम्र में ऐसा ज्ञान होना बहुत मुश्किल था। वही दर्शकों के भीड़ में कुछ लोग बैठे हुए थे। उन्हें देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये कोई साधारण लोग है। फिर भी वो साधारण लोगों के बीच बैठे थे। उनके चेहरे का तेज ये बता रहा था कि ये लोग अद्भुत योद्धा है। उन्हीं लोगों में से एक आदमी बोला, इस लड़के का ज्ञान इसकी उम्र से अधिक है। दूसरा आदमी बोला, इसकी धनुर्विद्या तो देखो, ऐसी धनुर्विद्या तो हमारे गुरुकुल के प्रतिभाशाली योद्धाओं नहीं है। तीसरा आदमी बोला, इसे तो मैं अपने गुरुकुल के लिए ले जाऊंगा। उस आदमी की बात सुनकर बाकी सभी आदमी उस तीसरे आदमी को देखने लगे। उनके चेहरे के भाव से लग रहा था कि उस आदमी ने कुछ गलत बोल दिया है। एपिसोड 110। आर्यन की बातों से गुरुकुलों से जो लोग इस प्रतियोगिता पर नजर रखने आए थे वो सभी प्रभावित हुए। वही काव्या भी आर्यन की बात सुनकर एक पल के लिए मौन रह गई। कुछ पल मौन रहने के बाद, तुम्हारी ये सिख याद रखूंगी, लेकिन इस वक्त मुझसे लड़ो। इतना बोलकर काव्या ने आर्यन पर तीरों की वर्षा कर दी, लेकिन आर्यन ने उन तीरों को बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया। काव्या के तीरों को नष्ट करने के बाद आर्यन ने इस लड़ाई को खत्म करने का सोचा। उनके बाद आर्यन ने एक तीर का संधान किया और कुछ मंत्र पढ़े। ये मंत्र सहस्त्र शक्ति मंत्र था जो आर्यन को गुरुजी ने दिव्या था। मंत्र पढ़ने के बाद उस तीर में एक सुनहरी चमक आ गई। उसके बाद आर्यन ने उस तीर को आसमान की दिशा में छोड़ दिया। आर्यन के तीर को आसमान की तरफ जाते देखकर काव्या ने एक पल कुछ सोचा और उसने भी एक तीर संधान करके कुछ मंत्र पढ़े। वही आर्यन का तीर आसमान में कुछ दूरी तक जाने के बाद एक विस्फोट हुआ। उसके बाद उस ऊर्जा की लहर के बीच से सैकड़ों की संख्या में तीर निकलकर काव्या की तरफ आने लगे, लेकिन काव्या भी तैयार थी। उसने भी अपनी ओर आ रहे तीरों पर तेजी में हमला कर दिया, जिससे आर्यन का तीर रास्ते में ही नष्ट हो रहे थे। इस वक्त सबकी नज़र काव्या और आर्यन पर ही थी, क्योंकि अब बहुत कम योद्धा रंगभूमि में लड़ रहे थे। लगभग सभी योद्धा बाहर हो चुके थे। इस वक्त आर्यन और काव्या के अलावा अनुभव, जो धनंजय नाम के लड़के से लड़ रहा था। धनंजय कौशाम्बी राज्य के सेनापति धर्मवीर का बेटा था। इन दो लड़ाई के अलावा दो और लड़ाई चल रही थी, जिसमें कार्तिक, जो महामंत्री कमलकांत का छोटा बेटा था, वो पार्वती नाम के लड़की से लड़ रहा था। और चौथी लड़ाई पवन और युद्धजीत नाम के लड़कों के बीच हो रहा था। ये सभी अद्भुत योद्धा थे। काव्या आर्यन के तीरों को नष्ट किए जा रही थी, लेकिन तीर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे काव्या थकने लगी। उसकी तीर चलाने की गति जैसे ही धीमी हुई, एक आकर उसके बाजू पर लगा, जिससे उसके बाजू के खून निकलने लगा। काव्या को विश्वास हो गया कि वो आर्यन से नहीं जीत पाएगी, इसलिए वह जोर से बोली, मैं हार मानती हूँ, इस हमले को रोको। काव्या के इतना बोलते ही आर्यन ने बगैर समय गवाया एक तीर काव्या की तरफ छोड़ दिया। इस हमले को देखकर सबको आश्चर्य हुआ कि काव्या ने तो हार मान ली है, फिर इनसे उसकी तरफ क्यों किया। लेकिन सबके मन में उठ रहे सवालों का जवाब तुरंत मिल गया। आर्यन का तीर तेजी में जाकर काव्या के तीर के ऊपर एक सप्तरंगी गोले में बदल गया और उस गोले से सप्तरंगी ऊर्जा निकलकर काव्या को घेर लिया। सप्तरंगी ऊर्जा के ऐसा करते ही जो भी तीर काव्या के पास आता नष्ट हो जाता। कुछ पल तीर आते रहे, उसके बाद तीरों की बारिश बंद हो गई और सप्तरंगी गोला भी गायब हो गया। आर्यन के युद्ध कौशल ने सबको अचरज में डाल दिया था। सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन। गुरुकुलों से आए हुए लोग भी आर्यन का परिचय जानने के लिए आतुर हो गए थे। उन्होंने तो अपने कुछ लोगों को आर्यन की जानकारी का पता लगाने भेज दिया था। कुछ समय और युद्ध चलने के बाद अब रंगभूमि में 3 योद्धा बचे थे, अनुभव, कार्तिक और आर्यन। इन तीनों को छोड़कर बाकी सब प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे। आर्यन, कार्तिक और अनुभव त्रिकोण बनाकर खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। अनुभव ने कार्तिक की तरफ देखा और आंखों से इशारा किया। इसका मतलब ये था कि दोनों मिलकर आर्यन पर हमला करने वाले थे। आर्यन भी समझ गया था कि दोनों मिलकर उस पर हमला करने वाले हैं। ये समझकर भी आर्यन के दिल में उन दोनों के कोई दुर्भावना नहीं आई, क्योंकि आर्यन जानता था कि कोई भी पहले उसका साथ देगा जिसे वो जानता है, किसी अनजान का नहीं। इशारों में बात करने के बाद कार्तिक और अनुभव ने एक साथ आर्यन पर हमला कर दिया, जिसे आर्यन ने बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया। आर्यन के हाथों में सूर्यांश सप्तरंगी ऊर्जा से चमक रहा था। वही अनुभव के पास 3 रंगों की ऊर्जा थी। वही कार्तिक के पास 1 रंग की। कार्तिक के पास सिर्फ जल तत्व की शक्ति थी। वो दोनों मिलकर लगातार आर्यन पर हमला किए जा रहे थे। ये लड़ाई आर्यन की निर्णायक लड़ाई थी, या ऐसा कह सकते हैं कि प्रतियोगिता की निर्णायक लड़ाई थी।
इसलिए सभी दर्शक ध्यानपूर्वक इस लड़ाई को देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जब आर्यन पर ऊर्जा शक्ति का हमला प्रभावहीन साबित हुआ तब अनुभव और कार्तिक ने तात्विक हमला करना शुरू किया। कार्तिक ने बर्फ के छोटे छोटे तलवार बनाए, वही अनुभव ने एक अग्निगोला तैयार किया और आर्यन पर हमला कर दिया। दो तत्वों का हमला आर्यन की तरफ जाते देखकर उसके पिता परेशान दिखने लगे थे। जिसे किसी ने तो नहीं लेकिन महामंत्री कमलकांत ने महसूस कर लिया। वो सोचने लगा कि इस लड़के को खतरे में देखकर महाराज चिंतित क्यों है, आखिर कौन है ये लड़का। लेकिन इस वक्त उसने महाराज से कुछ भी पूछना जरूरी नहीं समझा। वही आर्यन अपनी ओर आ रहे तात्विक हमले को देखकर अपने सामने सप्तरंगी ऊर्जा की दीवार खड़ी कर दी। जैसे ही दोनों तात्विक हमला दीवार से टकराए, एक भयानक विस्फोट हुआ और ऊर्जा की लहर चारों तरफ फैल गई, जिसके प्रभाव से आर्यन कुछ कदम पीछे हट गया और कुछ चोट भी आई, लेकिन किसी के देखने से पहले वो हील हो गई। कृतिक और अनुभव का हमला नष्ट हो चुका था, जिसे देखकर दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन दोनों रुके नहीं और कृतिक ने एक मंत्र पढ़ा जिससे एक बर्फीला गदा उसके हाथों में आ गया। ये गदा बर्फ की शक्ति से बना हुआ था। वही अनुभव ने भी एक मंत्र पढ़ा जिससे उसके हाथों में आग इकट्ठा होने लगा और वो कुछ ही समय में एक अग्निदंड का रूप ले लिया, जिसे देखकर सभी दर्शक बात करने लगे, अरे भाई, इस अनुभव केशी तो अग्निदंड शक्ति मंत्र का प्रयोग कर रहा है, ये तो दूसरे स्तर का मंत्र है। कार्तिक और अनुभव दोनों के हमले खतरनाक थे, लेकिन वो सिर्फ कौशाम्बी राज्य तक, पूरे जम्बू साम्राज्य में दूसरे स्तर का मंत्र लगभग सभी योद्धा के पास होता था। लेकिन वही कौशाम्बी राज्य में कुछ गिने चुने परिवारों के पास होते थे, जैसे राज परिवार, केशी परिवार। कृतिक और अनुभव के हमले को देखकर आर्यन मुस्कुराया और उसने अपने धनुष को निकाल लिया और दो तीर का संधान एक साथ किया, लेकिन दोनों तीरों की शक्ति अलग अलग थी। एक में जल तत्व की शक्ति थी तो दूसरे में अग्नि तत्व की, जिसे देखकर लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था कि कोई योद्धा दो तत्वों की शक्ति का हमला एक साथ करे। और साथ में उन्हें यह भी पता चला कि आर्यन के पास 3 तत्वों की शक्ति थी। जब अनुभव ने आर्यन की शक्ति देखी तो वो शॉक हो गया, क्योंकि आज तक उसे ऐसा लगता था कि पूरे राज्य में वही एकलौता युवा योद्धा है जिसके पास 3 तत्वों की शक्ति है। लेकिन आज उसके सामने एक और योद्धा खड़ा था जिसके पास 3 तत्वों की शक्ति थी। अनुभव ज्यादा समय तक शौक में नहीं रहा और खुद से बोला, 3 तत्वों की शक्ति वाला योद्धा इस राज्य में एक ही होगा और वह में इस आर्यन को मरना होगा। खुद से इतना बोलने के बाद अनुभव ने कृतिक की ओर देखा और उस पर हमला कर दिया। दोनों के हमले को अपनी तरफ आते देखकर आर्यन ने अपने तीर कुछ इस तरह चलाए कि एक जो अग्नि शक्ति से बना हुआ था वो कृतिक के गदा की तरफ गया और जल तत्व वाला तीर अनुभव के अग्निदंड की तरफ। कुछ ही पल में अनुभव और कृतिक का हमला आर्यन के हमले से टकरा गया और एक विस्फोट हुआ, जिससे सफेद और लाल ऊर्जा फैल गई और एक लहर कार्तिक से और दूसरी लहर अनुभव से टकरा गई। असल में ये ऊर्जा की लहर आर्यन की शक्ति से उत्पन्न हुआ था। कार्तिक और अनुभव का हमला तो आर्यन के हमले से टकराते ही नष्ट हो गया था, क्योंकि कृतिक और अनुभव की तात्विक शक्ति साधारण तात्विक शक्ति थी, वही आर्यन की तात्विक शक्ति स्वर्गीय तात्विक शक्ति थी। इसी कारण आर्यन की शक्ति के समक्ष इन दोनों की शक्ति कुछ पल ही टिक पाए और नष्ट हो गई। अनुभव और कृतिक जैसे ही हमले से टकराए दोनों दूर जा गिरे और कुछ पल होश में रहने के बाद दोनों कुछ समय के अंतराल पर बेहोश हो गए। दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे, इसलिए जैसे ही दोनों बेहोश हुए आर्यन उनके पास गया और एक एक गोली दोनों के मुंह में डाल दिया, जिसे देखकर सभी को बहुत आश्चर्य हुआ। आर्यन ने ऐसा किया ही था कि उसके सामने कुछ सैनिक आ गया और बोला, तुम ये क्या कर रहे हो, इन दोनों को तुमने क्या खिलाया है। उस सैनिक की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो, मैंने इन दोनों को हीलिंग गोली खिलाई है, कुछ ही समय में दोनों होश में आ जाएंगे। इतना बोलकर आर्यन उन दोनों के पास से हट गया। उसके बाद सैनिकों ने कार्तिक और अनुभव को उठा लिया और वहां से लेकर चले गए। अब आर्यन रणभूमि के मैदान में अकेला खड़ा था। उसने प्रथम स्थान हासिल कर दिया था। जब सभी लड़ाई खत्म हो गई उसके बाद महामंत्री फिर से अपनी जगह से उठे और बोले, उनकी आवाज में कुछ उदासी से, क्योंकि उनका बेटा हार गया था। सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है आर्यन ने। अब महाराज स्वयं आर्यन को पुरस्कार देंगे, तो आर्यन ऊपर स्टेज पर आओ और अपना पुरस्कार ग्रहण करो। महामंत्री की बात खत्म होते ही पूरे रंगभूमि में तालियों की घरघराहट होने लगी। इन्हीं तालियों के बीच आर्यन स्टेज पर पहुंचा। आर्यन के आने के बाद महाराज हर्ष भी खड़े हो गए और उनके साथ साथ वहां बैठे बड़ी सम्मानित लोग भी उठ खड़े हुए। तभी एक लड़की दो था ली लेकर स्टेज पर आई, जो कपड़ों से ढके हुए थे। महाराज हर्ष ने सबसे पहले एक था ली का कपड़ा हटाया, जिसमें एक तलवार थी। महाराज हर्ष ने उस तलवार को था ली से उठाया और सम्मान पूर्वक आर्यन को दिया, और आर्यन ने भी उसे सम्मान पूर्वक स्वीकार किया। उसके बाद उन्होंने दूसरी था ली का कपड़ा हटाया, जिसमें एक पोटली थी जिसमें कुछ रंगीन पत्थर थे। महाराज हर्ष ने उसे भी आर्यन को दे दिया। पुरस्कार लेने के बाद आर्यन ने उसे उठाकर सबको दिखाया, लेकिन सबके मन में अभी भी यही सवाल था
कि ये लड़का ही कौन, जिसे महाराज हर्ष ने भांप लिया और आगे बढ़कर आर्यन के हाथ को पकड़ लिया और महाराज ने जैसे ही ऐसा किया सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। यहाँ तक जो लोग महाराज से साथ बैठे थे वो भी आश्चर्य में महाराज हर्ष को देखे जा रहे थे। सभी दर्शकों के बीच बातें शुरू हो गई थी। महामंत्री महाराज हर्ष के पास आए और बोले, महाराज क्या आप इस लड़के को जानते हैं? महामंत्री की बात सुनकर महाराज हर्ष उन्हें देखते हुए मुस्कुराए और अपना हाथ ऊपर किया। उनके ऐसा करते ही आवाज पूरी तरह से शांत हो गई। सबके शांत होने के बाद महाराज हर्ष ने बोलना शुरू किया, मैं जानता हूं कि आप सबके मन में ये सवाल चल रहा है कि ये लड़का कौन है, तो इसका जवाब मैं दूंगा आप सबको। महाराज के इतना बोलते ही दर्शकों के बीच फिर से बात शुरू हो गई, क्या महाराज इस लड़के को जानते हैं? आखिर कौन है ये लड़का जिसे महाराज जानते हैं? आर्यन का सच जानकर कैसी प्रतिक्रिया देगी कौशाम्बी की प्रजा? जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।